नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में लगभग 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ आर्थिक गतिविधि और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को और बेहतर करने के लिए हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया है। पीएम मोदी ने घाटकेसर लिंगपल्ली से मौला अली सनतनगर के बीच पहली एमएमटीएस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन सेवा पहली बार हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर क्षेत्रों में लोकप्रिय उपनगरीय ट्रेन सेवा को नए क्षेत्रों तक बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित तेलंगाना से विकसित भारत अभियान को हम गति देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्षों में देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने विशेषज्ञों से परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना स्थित सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और बताया जाता है कि यह 191 वर्ष पुराना मंदिर है। यहां श्रद्धालु प्रतिदिन देवी की पूजा अर्चना करते हैं। पीएम मोदी ने महाकाली के मंदिर में देशवासियों की खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगारेड्डी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के लोगों के प्यार को वे बेकार नहीं जाने देंगे। तेलंगाना के साथ साथ प्रधानमंत्री ओडिशा के भी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं तेल एवं गैस, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोनो एथिलीन ग्लाइकोल परियोजना पारादीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाने वाली 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही देश के पूर्वी तट पर आयात बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए पारादीप में 0.6 MMTPA LPG आयात सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री NH49 के सिंघरा में बिंजाबहल खंड पर 4 लेन की सड़क, NH49 के बिंजाबहल से तिलई बानी खंड पर 4 लेन की सड़क, NH18 के बालासोर झारपोखरिया खंड पर 4 लेन की सड़क और NH16 के तांगे भुवनेश्वर खंड पर 4 लेन की सड़क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीखोल में चंडीखोल पारादीप खंड की 8 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री रेलवे के आधुनिकीकरण और नेटवर्क विस्तार के लिए कई रेल राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें 162 किलोमीटर लंबी बंसापानी दैतारी तोंका जखपुरा रेल लाइन शामिल है। यह लाइन मौजूदा यातायात सुविधाओं को विकसित करने के साथ साथ क्योंझर जिले से निकटतम बंदरगाहों और इस्पात संयंत्रों तक लौह और मैग्नीज अयस्क के कुशल परिवहन की सुविधा भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कलिंगा नगर में कॉकपुर कंटेनर डिपो का भी उद्घाटन करेंगे। नल्ला में इलेक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग वर्कशॉप और बघवालाप में रखरखाव सुविधाओं की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम अपनी यात्रा में नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री IREL लिमिटेड के ओडिशा सैंड्स कॉम्प्लेक्स में 5 MLD क्षमता वाले समुद्री जल अलवड़ीकरण संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। आज बिजू पटनायक की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि महान बिजू पटनायक जी का दूरदर्शी नेतृत्व और अदम्य भावना पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। कल रात वे औरंगाबाद के संभाजीनगर पहुंचे। अमित शाह आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। महाराष्ट्र में अमित शाह लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और लोकसभा कोर कमेटी की बैठक करेंगे। आज की बैठक में अमित शाह सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बात कर सकते हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 4 दिवसीय दक्षिण कोरिया और जापान की आधिकारिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। विदेश मंत्री 2 दिन कोरिया की राजधानी सोल में रुकेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री के साथ 10वीं भारत रिपब्लिक ऑफ कोरिया ज्वाइंट कमीशन बैठक में हिस्सा लेंगे। वर्ष 2024 में नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण। इस बार यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसका पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन दोनों विमान वाहक पोतों को देखने के लिए समुद्र में उतरेंगे। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उन्होंने जितने भी गैरकानूनी तरीके से कार्य किए हैं, सभी का जवाब देना पड़ेगा। संघ शासित प्रदेश लद्दाख की एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर की यूनिट लगाने पर उद्योगपतियों को सरकार कई प्रकार की छूट दे रही है। भूमि की खरीद पर स्टाम्प और निबंधन शुल्क में 100% की छूट। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी देकर उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। पति से तलाक लिए बगैर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला और उसके साथी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। विदेशों से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण उनके देश में हुआ, जिसे देखकर सभी भाव विभोर हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में डीजी रेणुका मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। अब राजीव कृष्ण को डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ईडी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद और अन्य आरोपियों पर शिकंजा कसा। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की कुल 45.92 लाख रुपए की कुछ बैंक जमा राशि को स्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा। शाम 5 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल के हालात से परेशान होकर आज अपना इस्तीफा सौंपेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु जेल में कुछ कैदियों को कट्टरपंथी बनाने का मामले में बेंगलुरु समेत 7 राज्यों में 17 स्थानों पर छापेमारी की। बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन के राज्यसभा के लिए चुने जाने का जश्न मनाते हुए पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का आरोप है। अंबाला प्रशासन ने अंबाला चंडीगढ़ राजमार्ग को खोल दिया है। किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करने की घोषणा की थी, जिसके कारण प्रशासन ने एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया था। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके प्रभाव से बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू हो सकता है। वहीं हिमालय क्षेत्र में आज से बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक मौसम बदल सकता है। अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले 1-2 दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण आज से 2 दिवसीय पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग और ऑडिट की गुणवत्ता कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्तंभ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अपना उद्घाटन संस्करण आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माल एवं सेवा कर अधिकारियों से प्रणालीगत खामियां दूर करने और बेहतर करदाता सेवाएं देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को कहा है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य और केंद्रीय जीएसटी संरचनाओं के प्रवर्तन प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि व्यापक राष्ट्रीय हित में राज्यों के बीच निर्बाध समन्वय की जरूरत है। उन्होंने उभरती सर्वोत्तम गतिविधियों को साझा करने की भी वकालत की। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया। पीयूष गोयल ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे 7% की ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल सकेगा। सरकार ने नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि NCEL के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को त्रैमासिक 3,600 मीट्रिक टन की सीमा के साथ 14,400 टन प्याज का किया निर्यात। प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.8% रहेगी। इस आधार पर भारत की विकास दर दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक संपन्न देशों के संगठन G20 में सबसे ज्यादा रहने की संभावना भी जताई गई है। मूडीज की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के विकास दर को लेकर वह अपने अनुमान को 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि भारत G20 देशों में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी रहने वाला है। केंद्र ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि कोयला मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल बिजली विकास निगम लिमिटेड को कोयला खदानों की नीलामी में भाग लेने से गैर कानूनी रूप से रोक दिया था। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लें फटाफट अंदाज में। सरकार के मंत्रियों ने गूगल और प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप के विभिन्न स्टार्टअप के साथ कई बैठकें की। हालांकि प्ले स्टोर शुल्क भुगतान मुद्दे का कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया। भारतीय रिजर्व बैंक ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के 53 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विलय सौदे को मंजूरी दी। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि विलय की प्रभावी तिथि इस साल 1 अप्रैल होगी और फिनकेयर SFB की सभी शाखाएं उस दिन से AU SFB की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। आयकर विभाग ने कहा कि जिन करदाताओं के मामले ई सत्यापन योजना के तहत चिन्हित किए गए हैं, वे आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न 31 मार्च तक कर सकते हैं दाखिल। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और परियोजनाएं विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। NTPC ने कहा कि प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी से पैदा होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा UPRVUNL के नवीकरणीय उत्पादन दायित्वों को पूरा करेगी। ओडिशा सरकार ने 4,066 करोड़ रुपए के निवेश की 22 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेट्रो की अहमियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पेश अपने 2024-25 के बजट में दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपए तय किए। दिल्ली वित्त मंत्री आतिशी ने साल 2014 के बाद से हर रोज सफर करने वाले मेट्रो यात्रियों की संख्या 24 लाख से बढ़कर 60 लाख से अधिक होने का हवाला दिया। स्वीडन की प्रमुख रक्षा कंपनी साब ने कहा कि वह अगले साल तक हरियाणा स्थित संयंत्र में प्रसिद्ध कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणालियों का उत्पादन शुरू कर देगी। कंपनी साब को इस बड़ी परियोजना के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शपथ ग्रहण के लिए बधाई दी। इजरायल हमास के बीच पिछले 5 महीने से चल रहे युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने चिंता जताई है।
रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख समझौता न करने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। यूरोपीय संघ ने एक बार फिर से रूस से अलेक्सी नवल्नी की मौत की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की अनुमति देने का आह्वान किया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूरोपीय संघ के राजदूत लोटे नुटसन ने यूरोपीय संघ और कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूक्रेन सहित 16 अन्य देशों की ओर से यह आह्वान किया। नुटसन ने कहा कि हम रूसी विपक्षी राजनेता अलेक्सी नवल्नी की मौत से नाराज हैं, जिसके लिए अंतिम जिम्मेदारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी अधिकारियों की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने कहा कि पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा कर रहे बीजिंग के आक्रामक रवैये और गैरकानूनी गतिविधियों का मुकाबला और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए सभी पड़ोसी देशों के पास एकजुट होने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया है। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे मार्कोस ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने फिलीपींस पर दक्षिण चीन सागर में भड़काऊ कार्रवाई करने और बीजिंग की क्षेत्रीय संप्रभुता एवं समुद्री हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। कैरिबियाई देश हैती की सरकार ने हिंसा के चलते देश में 72 घंटे की इमरजेंसी की घोषणा की है। राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर ने कहा कि देश कभी भी शरणार्थी शिविर स्थापित करना स्वीकार नहीं करेगा। अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कम से कम 39 लोगों की जान चली गई। आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता जनाई सईक ने कहा कि बर्फबारी के कारण हजारों जानवर भी मारे गए। फ्रांस ने ऐतिहासिक रूप से अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल कर लिया है। फ्रांस दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। गर्भपात विरोधी समूह ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। दोनों सदनों ने विशेष संयुक्त वोट के दौरान सांसदों और सीनेटरों ने मिलकर 780 वोटों से इस बिल का समर्थन किया। पाक की एक अदालत ने लाहौर में शादमान चौक का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक भगत सिंह के नाम पर रखने के संबंध में अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर 3 शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के अनुरोध संबंधी याचिका पर पंजाब की प्रांतीय सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है। इंडोनेशियाई नेता जोको विडोडो आसियान विशेष शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न हवाई अड्डे पर पहुंचे। मेलबर्न 4 मार्च से 6 मार्च तक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्पेसएक्स द्वारा मिथनसेट नामक मिथेन ट्रैकिंग उपग्रह अंतरिक्ष में किया गया लॉन्च। भारत की पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने अपनी विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ये पहला मौका है जब भारत ओलंपिक में टेबल टेनिस में टीम इवेंट में हिस्सा लेगा। टीम इवेंट की शुरुआत 2008 के बीजिंग ओलंपिक से हुई थी। तमिलनाडु और मुंबई के बीच खेले गए रणजी सेमीफाइनल को मुंबई ने पारी और 70 रन से जीत लिया। तमिलनाडु की टीम अपनी दूसरी पारी में 162 रन ही बना सकी। पैट कमिंस को आईपीएल 2024 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाया गया है। कमिंस एडन मार्क्रम का स्थान लेंगे। डेवन कॉनवे आईपीएल के पहले हाफ में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कॉनवे ने अपने बाएं हाथ के अंगूठे के फ्रैक्चर के बाद सर्जरी करवाई है। बेन स्टोक्स क्राइस्टचर्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। बेन विल का स्थान लेंगे जो हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं। राफेल नडाल को एक प्रदर्शनी मैच में कार्लोस अल्कराज के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। केटी बोल्टर ने अपना पहला WTA 500 खिताब जीता। केटी ने इस एक सेट में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सैन डिएगो ओपन के फाइनल में जीत दर्ज की। स्पेनिश लीग उस वीडियो की जांच कर रही है जिसमें विनीशियस जूनियर के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का आरोप है। घटना रियल मैड्रिड और वेलेंसिया के बीच खेले गए मैच की है। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग में आज बायर्न म्यूनिख और लाजियो आमने सामने होंगे। लाजियो ने चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग में बायर्न के खिलाफ जीत दर्ज की थी। एशियन चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में अल अइन ने अल नस्र को 1-0 से हरा दिया। अब दूसरे लेग में अल अइन के पास बढ़त रहेगी। आर्सेनल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में लगातार 7वीं जीत दर्ज की। आर्सेनल ने शेफील्ड यूनाइटेड को 6-0 से मात दी।
सेरिया में इंटर मिलान ने जेनोआ पर जीत दर्ज की। ये लीग में इंटर की लगातार 9वीं जीत है। फिल्म आर्टिकल 370 ने 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.75 करोड़ का सिंगल डे पर बिजनेस किया है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद सालार के मेकर्स इसके दूसरे भाग लाने की तैयारी में है। फिल्म के सीक्वल की शूटिंग अप्रैल में शुरू होगी। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ब्रूस विलिस की पत्नी एम्मा हेमिंग विलिस ने अपने पति की फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया से लड़ाई के बारे में चल रही गलत धारणाओं को दूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। फिल्म लापता लेडीज को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। फिल्म ने 4 दिनों में कुल 4.28 करोड़ रुपए कमाए। निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन अपनी आगामी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी को लेकर चर्चा में। रायपुर में फिल्म का ट्रेलर जारी किया जाएगा। अजय देवगन की आगामी फिल्म मैदान सिनेमा घरों में आने को तैयार। फिल्म के ट्रेलर को 7 मार्च को रिलीज किया जाएगा। अभिनेता कुणाल खेमू फिल्म मडगांव एक्सप्रेस से बतौर निर्देशक डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ ही एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन टीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।